आज हम जिनकी चर्चा करने वाले हैं वो एक बहुत ही प्रभावशाली शख्सियत है। रतन अविल टाटा। हाँ बिल्कुल, उनके जीवन और काम पर काफी कुछ लिखा गया है और समझने को बहुत कुछ है। सही कहा। तो आज हम यही देखेंगे कि उनकी कहानी में क्या खास था, उनकी बड़ी कामयाबियां और वो क्या चीज थी जो लोगों को इतना इंस्पायर करती है। वो सिर्फ टाटा समूह के पूर्व चेयरमैन ही नहीं थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने तो भारतीय उद्योग को दुनिया के नक्शे पर एक अलग ही पहचान दिलाई। तो सवाल यही है कि एक व्यक्ति ने इतने बड़े इतने पुराने समूह को इतनी ऊंचाइयों तक कैसे पहुंचाया। हाँ, इसी पर जरा गहराई से बात करते हैं आज। चलिए, तो शुरुआत उनके जन्म से करें। 28 दिसंबर 1937 मुंबई में। नवल और सोनू टाटा के बेटे और उनके परदादा जमशेदजी टाटा समूह के संस्थापक। हाँ, वो विरासत तो थी। पढ़ाई भी अच्छी हुई, मुंबई में फिर अमेरिका में। कॉर्नेल से आर्किटेक्चर, फिर हार्वर्ड से मैनेजमेंट प्रोग्राम। लेकिन जो बात दिलचस्प है वो ये कि इतनी पढ़ाई के बाद भी शुरुआत कहाँ से की। हाँ, वो पॉइंट बहुत जरूरी है। 1962 में टाटा स्टील के शॉप फ्लोर पर जमशेदपुर में। सोचिए, एकदम जमीनी स्तर से। ये उनके काम करने के तरीके, उनकी लीडरशिप स्टाइल के बारे में बहुत कुछ कहता है शुरू से ही। बिल्कुल। और फिर वो नेल्को वाला किस्सा भी है, 70 के दशक में। हाँ, नेशनल रेडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी लगभग डूब रही थी और उन्होंने उससे उबारा, मुनाफे में लेकर आए। ये उनके मैनेजमेंट का पहला बड़ा टेस्ट था शायद। और ये अनुभव काम आया होगा जब 1991 में वो टाटा समूह के चेयरमैन बने। निश्चित रूप से। और यहीं से टाटा समूह के वैश्विक विस्तार का, मतलब ग्लोबल बनने का दौर शुरू हुआ। हाँ, और कुछ कदम तो बहुत ही बड़े थे, जैसे टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, उसको भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी बनाना, ये उनके विजन का नतीजा था। और फिर वो बड़े अधिग्रहण जगुआर लैंड रोवर 2008 में। उफ, वो तो ऐतिहासिक था। किसी भारतीय कंपनी द्वारा इतना बड़ा विदेशी ब्रांड खरीदना। और उससे पहले कोरस स्टील वाला भी 2007 में। हाँ, कोरस का अधिग्रहण, वो भी उस समय का भारत का सबसे बड़ा विदेशी अधिग्रहण था। इन कदमों ने टाटा ग्रुप की छवि ही बदल दी। बिल्कुल, एक भारतीय कंपनी से एक ग्लोबल पावर हाउस। ये उनकी दूरदर्शिता थी और जोखिम लेने की क्षमता भी। सही कहा, जोखिम तो उन्होंने नैनो में भी लिया। हाँ, टाटा नैनो 2009 में दुनिया की सबसे सस्ती कार बनाने का एक बहुत बड़ा महत्वाकांक्षी सपना। भले ही वो व्यावसायिक रूप से उतनी सफल नहीं हुई जितनी उम्मीद थी, लेकिन उसके पीछे की सोच देखिए। आम आदमी के लिए कार, एक सामाजिक लक्ष्य भी था उसमें, सिर्फ बिजनेस नहीं। और ये भी है कि उनके नेतृत्व में समूह 100 से ज्यादा देशों तक फैल गया। छोटी बात नहीं है ये। जाहिर है, इतनी उपलब्धियों को पहचान भी मिली। भारत सरकार ने पद्म भूषण दिया और फिर पद्म विभूषण भी 2000 और 2008 में। यूके से भी सम्मान मिला, नाइट कमांडर की मानद उपाधि। ये तो हुई उनके काम की बात, लेकिन उनका व्यक्तिगत जीवन, वो भी काफी प्रेरणा देता है। हाँ, वो पहलू भी जानना जरूरी है। वो अविवाहित रहे और अपनी सादगी के लिए जाने जाते थे। मतलब इतने बड़े साम्राज्य के मुखिया, लेकिन बेहद सरल। दिखावा नहीं था उनमें। बिल्कुल नहीं। और उनका समाज सेवा में योगदान टाटा ट्रस्ट के माध्यम से। शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, बहुत काम किया। हाँ, उन्हें कारों का, विमानों का शौक था, ये सब जानते हैं। लेकिन वो सोशल मीडिया पर भी युवाओं से जुड़ते थे, उन्हें प्रेरित करते थे। ये चीज उन्हें सिर्फ एक बिजनेसमैन से कहीं ज्यादा बड़ा बनाती है। बिल्कुल। 2012 में वो चेयरमैन पद से रिटायर हो गए, लेकिन समूह से जुड़े रहे, एमिरेटस चेयरमैन के तौर पर। और पिछले साल 9 अक्टूबर 2024 को मुंबई में उनका निधन हो गया, 86 वर्ष की आयु में। उनके बाद अब नोएल टाटा टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन बने हैं। हाँ। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो रतन टाटा सिर्फ एक सफल उद्योगपति नहीं थे। नहीं, वो एक दूरदर्शी नेता थे, एक समाज सेवी थे। लाखों लोगों के लिए प्रेरणा। उनकी विरासत सिर्फ बिजनेस की दुनिया तक सीमित नहीं है। हाँ, ये बात सही है। और यहाँ एक सवाल मन में आता है, आज के कॉरपोरेट जगत को देखते हुए, जहाँ गलाकाट प्रतिस्पर्धा है, मुनाफे का दबाव है, ऐसे में रतन टाटा जैसे लीडर, जिन्होंने इतनी ऊंचाई पर भी सादगी और नैतिक मूल्यों को नहीं छोड़ा, वो आने वाले लीडर्स के लिए क्या सबक छोड़ गए हैं? सोचने वाली बात है। क्या सिर्फ सफलता पाना ही काफी है, या जिस तरह से आप सफल होते हैं वो तरीका ज्यादा मायने रखता है? ये एक अहम सवाल है।